नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश खबर देश में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे प्रकृति की बदलती प्रकृति पर, क्योंकि असम में बाढ़ का कहर जारी है। 32 जिलों में 55 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और करीब 101 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। असम में दोनों प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्र और इसी के साथ ही बराक का जलस्तर लगातार बढ़ने से नए इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से राज्य में बाढ़ के हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे के कारण को टटोलें तो ग्लोबल वार्मिंग इसकी सबसे बड़ी वजह है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन ऐसे ही होता रहा तो परिणाम घातक होंगे और कई हिस्सों में बिछी बर्फ की चादरें पिघल जाएंगी। समुद्र का जलस्तर कई फीट ऊपर तक बढ़ जाएगा। दुनिया के कई हिस्से जलमग्न हो जाएंगे और ये स्थिति धरती के लिए बहुत ही हानिकारक होगी। तो ऐसे में सवाल उठना तो स्वाभाविक है कि आखिर जलवायु परिवर्तन की समस्या से कैसे निपटा जाए। आधुनिक जीवन शैली का प्रकृति के साथ कैसे संतुलन बनाया जाए और प्रकृति की मार से बचने के लिए कैसा होना चाहिए हमारा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, असम में जो हालात हैं वो लगातार भयावह होते जा रहे हैं। कई लोगों का परिवार तबाह हो चुका है, जिंदगी खत्म हो चुकी है और लगातार अब देखिए चिंता इसी को लेकर ये किस वजह से हो रहा है और जो कहा जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। श्वेता कंचन है, पर्यावरणविद है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ ही डॉक्टर CM नौटियाल है, पर्यावरणविद है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का ही मैं स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर CM नौटियाल मेरा आपसे ही होगा। देखिए, हम असके हालात देख रहे हैं, जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। बाढ़ और भूस्खलन से करीब 101 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और ये जिस तरह से हम और भूकंप भी कई जगह हमें इसकी खबर की, कई जगह से भूकंप से भी तो लोग प्रभावित हो रहे हैं, प्रकृति प्रभावित हो रही है और सबसे बड़ी वजह इसको माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार चेंजेस हम देख रहे हैं, किस तरह से इसके बाद हमें कदम उठाना चाहिए, थोड़ा आपसे क्वेश्चन। आपने दो चीजों की बात की। एक आपने बात की बाढ़ की, जो एक्सट्रीम इवेंट या चरम घटना के रूप में देखा जाता है। दूसरी बात आपने की भूकंप की। तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भूकंप की घटना और जो बाढ़ की घटना है ये एक दूसरे से बिल्कुल अनरिलेटेड है और इनका क्लाइमेट चेंज से या ग्लोबल वार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा जो आम आदमी के मन में धारणा है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही क्लाइमेट चेंज है, वो भी सही नहीं है। क्लाइमेट चेंज से असली मतलब है कि जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, ज्यादा बारिश होना, बाढ़ आना या कहीं पर बारिश न होना बिल्कुल, या कहीं पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ जाना या कहीं पर जहाँ बर्फ पड़ती थी बिल्कुल बर्फ न होना, ये सब क्लाइमेट चेंज के संकेत हैं और ये सारे जो है उनको हम ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापन नहीं कह सकते। तो मैंने सोचा मैं शुरू में ये दो जो आम व्यक्ति के मन में भ्रम रहते हैं उन्हें दूर कर दूं। दूसरी चीज ये बात सही है कि हमारे वातावरण में इस समय जितने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जा रहे हैं, इतने पहले कभी नहीं गए थे। अगर आप देखें तो पिछले 60 साल में जो टेम्परेचर है वो अब तक के रिकॉर्डेड टेम्परेचर के सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिल रहे हैं। और यूरोप में भी जैसे हुआ था कि 2006 के आसपास जो हीट वेव आई थी उससे बहुत लोग मरे थे, उतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी थी। इस साल जो हमने देखा है कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर मार्च में, अप्रैल में, मई में रहे हैं, ये टेम्परेचर पहले कभी इतने ज्यादा नहीं रहे थे। इसके कारण मेट्रोलॉजिकल भी हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेडिटेरेनियन सी की तरफ से कोई घटना होती थी और वहां की वजह से यहाँ पर ठंडक हो जाती थी, या इस तरह की कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ज्यादा पहले नहीं थी, अब बढ़ गई है। और कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं कि इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है गर्मी को सोखने का। इसी तरह से जो मीथेन गैस है जो एग्रीकल्चर से बड़ी क्लोजली रिलेटेड है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड तो वो बड़ी गैसेस हैं ओजोन के अलावा, जिनकी वजह से गर्मी वातावरण में सूखी जाती है और उसकी वजह से लगातार तापमान बढ़ रहा है। और ये बात कोई कल्पना नहीं है, लोगों ने ध्रुवों पर जाकर वहां बर्फ की कोर निकाली है जी। यानी वहां पर जाकर उन्होंने खुदाई की
उसके अंदर से बर्फ निकाली और उन्होंने देखा कि जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ है, यानी कभी 150-200 साल से, तब से जो बर्फ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ना शुरू हो गया और ये हम लेबोरेटरी में देख सकते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले 150 साल पहले, 100 साल पहले 260 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास थी, वो अब बढ़ के 400 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर बढ़ चुकी है। यही बात मीथेन के बारे में भी सही है। मीथेन का कंसंट्रेशन भी लगभग 1.5 गुना हो गया है। इनके पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि जो लैंड यूज है, जो भूमि का उपयोग है, उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहा है। अपने मकान बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए या दूसरे एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए धीरे धीरे हम जंगलों को काटते जा रहे हैं। हम जानते हैं कि पेड़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है और वो ये है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। अगर हम लगातार पेड़ों को काटते जाएंगे तो उसका सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनके अंदर लकड़ी के रूप में या उनके पत्तियों के रूप में, डालियों के रूप में फिक्स हो जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना भी बंद हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का गुण, जैसा हमने बात की थी, वो ये है कि वो गर्मी को या इंफ्रारेड रेडिएशन को खींचते हैं। दरअसल ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? होता यह है कि दिन के समय पृथ्वी पर गर्मी पड़ती है, धूप पड़ती है, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन का भी एक कंपोनेंट होता है और उस गर्मी को पृथ्वी का वातावरण कुछ सोखता है, कुछ रिफ्लेक्ट करता है। बादल कुछ सोखते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। जो ग्राउंड तक पहुंचती है वो भी कुछ सोखी जाती है, गर्मी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन रात के समय ये गर्मी आनी बंद हो जाती है और जमीन में जो दिन भर में गर्मी सोखी थी उसको वो बाहर निकालना शुरू करती है। अब जब ये वातावरण में से, एटमॉस्फेयर में से होके जाती है, तो अगर इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस हीट को सोख देगा और ये स्केप नहीं कर पाएगी। अगर ये स्केप नहीं करेगी तो पृथ्वी का तापमान जितना कम होना चाहिए था उतना कम नहीं हो पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बेस टेम्परेचर है पृथ्वी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि तापमान बढ़ता जा रहा है और हम एयर कंडीशनर यूज करते हैं, उससे भी हम अपनी जो कॉलोनीज है वहां पर हीट फेंकते हैं। ठीक है, ठीक है डीएम नौटियाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। श्वेता कंचन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, पर्यावरणविद है, उनसे भी इसको लेकर जानकारी लेते हैं। श्वेता जी, देखिए जिस तरह से डॉक्टर सीएम नौटियाल जी बता रहे हैं कि ये किस वजह से होता है, जो क्लाइमेट चेंज लगातार हम चेंजेस लगातार देख रहे हैं, बाढ़ जिस वजह से होती है और जिसका मुख्य कारण है, हम लगातार देखिए हम लगातार आगे तो बढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रीज इतनी सेटअप कर रहे हैं, लेकिन उन सेटअप के चक्कर में हम क्या खो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि ये किस तरह से हमारे सामने आ रही हैं चीज़ें, हम खुद देख रहे हैं, उसका परिणाम हमें खुद ही भुगतना पड़ रहा है। किस तरह से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है और अगर ये चीज़ें ऐसे ही चलती रही तो आगे आने वाले समय में हमारे लिए ये चीज़ें कितनी घातक हो सकती हैं, ये आपसे जानना चाहूँगी श्वेता जी। देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरीके से कन्विंस करें कि वो कनेक्ट हो एनवायरनमेंट से। अभी जितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो आज के लिए नहीं है, वो फ्यूचर के लिए है। तो अगर हम आने वाली जनरेशन, स्पेशली स्कूल गोइंग किड्स या कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनको किसी सर्कुलर में बाउंड कर लें जी, तो इट विल बी मोर कन्वीनियंट कि मतलब हम उनके थ्रू बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, वो स्कीम्स को मतलब ऑन ग्राउंड उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नए नए स्कीम्स आ तो रहे हैं, बट वो कनेक्शन जो लोगों का होना चाहिए और उसकी केयर होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, हर साल हर गवर्नमेंट क्लेम करती है कि मैंने इतने लाख या इतने करोड़ पेड़ लगाए, बट वो क्या पेड़ सचमुच लगते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। 10 लाख पेड़ लगाए गए, लेकिन अगर सिर्फ 10,000 आप पेड़ बचा पाए तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि 10 लाख पेड़ लगाए आपने। तो ये हर गवर्नमेंट, हर डिपार्टमेंट क्लेम करता है, बट जो ग्राउंड रियलिटीज होते हैं उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है। अगर यही चीज मान लीजिए एक स्कूल को हम पकड़े, ठीक है, एक स्कूल में कम से कम इस समय 1000-2000 स्टूडेंट्स आराम से होते हैं, तो अगर हम हर बच्चे से बोले कि हाँ आपको एक पेड़ बड़ा करना है, ये आपका एक प्रोजेक्ट है, बिकॉज आपको मतलब बच्चों को हर
हर वेकेशन में प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जिसमें वो क्राफ्ट वर्क कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। अगर यही चीज आप प्लांटेशन से रिलेटेड कर दें कि हाँ हर बच्चे को एक पेड़ लगाना है और उसकी टेक केयर करनी है, उसको 3 साल में उसे बड़ा करके दिखाना है, तो आप बिलीव करिए कि ये चीजें बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड वर्क करेंगी रादर देन एक डिपार्टमेंट जिसको 1000 पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो डील होना एक ऑब्वियस पैटर्न बन सकता है। बट अगर एक बच्चे को सिर्फ एक पेड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी तो वो एक ऑब्वियस पैटर्न बन जाएगा कि हाँ इट विल बी वेरी इजी। तो ऐसे हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं कि जैसे कि हम उसको ना इम्प्लीमेंट करवा पाए कि मतलब हाँ ये अगर कुछ स्कीम्स लॉन्च है तो वो एक्चुअल में वर्क कर रही है, और यही देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल श्वेता जी। और डॉक्टर सीएम नौटियाल जी, देखिए जिस तरह से श्वेता जी बता रही हैं कि जिस तरह से हम आए दिन हम पेड़ों को काट रहे हैं, और देखिए मैंने पहले भी कहा उसका भुगतान देखिए हमें ही भुगतना पड़ेगा, और शायद हमारी आगे आने वाली जनरेशन वो उसके लिए क्या छोड़ रहे हैं, उनके लिए बचा क्या रहे हैं या फिर उनके लिए कर क्या रहे हैं, क्योंकि उसका प्रभाव देखिए एक प्रदूषण के तौर पर भी हमारे सामने आता है। और प्रदूषण से, क्योंकि इससे पहले हम उसके बारे में डिस्कस भी कर रहे थे कि पॉल्यूशन अब देखिए इतना ज़्यादा हो चुका है कि उससे आए दिन जो अगर हम दिल्ली की बात करें, यहाँ पर हर साल लोगों की औसतन जो हुई वो कम हो रही है। तो देखिए उससे ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे कहां से चीजें हमें ही इफेक्ट कर रही हैं नए नए रूप में आकर। तो अगर देखिए सवाल ये भी कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है उसके बाद हम कदम बढ़ाते हैं, कदम उठाते हैं इन चीजों को सही करने के लिए, क्यों ना उससे पहले ही हम सचेत हो जाएं और इसके लिए पहले ही तैयार रहें कि आगे भविष्य में अगर ऐसी चीजें आती ही हैं तो उसके लिए हम तैयार रहें, या फिर कोई हमारे पास प्लानिंग हो, हम उस रोड मैप के साथ चलें। श्वेता जी और स्वाति जी, आप दोनों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और जो श्वेता जी ने बात कही कि स्कूल के बच्चों में ये संस्कार दिए जाने की जरूरत है, ये समझाए जाने की जरूरत है कि पेड़ पौधे या नेचर हमारे अस्तित्व के लिए कितने महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हो रहे हैं। अगर आप देखें तो सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को लगातार प्रमोट किया जा रहा है, विंड एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। अब वर्तमान समय में ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है फ्यूल की तरह तो उससे पानी बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से पानी बनेगा। तो जो लगता है कि अगर हम हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह उपयोग में लाएंगे तो इससे कोई पोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन आप दूसरा उसका एस्पेक्ट देखिए, हाइड्रोजन को बनाएंगे कैसे? अगर हाइड्रोजन को बनाने में या किसी नेचुरल सोर्स से निकालने में हमने बिजली जलाई तो उस बिजली से तो पोल्यूशन पहले ही हो गया। अब अगर हम हाइड्रोजन को जला रहे हैं, पोल्यूशन नहीं भी हो रहा, तो पहले तो पोल्यूशन हो चुका है। तो इसलिए अब जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ऐसी हाइड्रोजन जिसको बनाने में पोल्यूशन नहीं हुआ हो। तो पेड़ लगाना जो आम आदमी के लिए सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज करना, उसके साथ साथ में ये भी सोचना कि जब ये सोलर पैनल 20 साल के बाद बेकार हो जाएंगे तो इनको हम डिस्पोज कैसे करेंगे, ये भी अभी से सोचे जाने की जरूरत है। विंड एनर्जी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है ऊर्जा के उत्पादन का, क्योंकि एक बार उसमें आपने कंक्रीट का, एक बार उसमें आपने स्टील का यूज कर लिया, उसके बाद 20-30 साल तक उसमें किसी और तरह के पोल्यूशन होने की कोई आशंका नहीं रहती। जो बात अभी श्वेता जी ने कही, तो हम स्कूल से इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जब भी किसी बच्चे का बर्थडे हो, जन्मदिवस हो, तो उस दिन दूसरी गिफ्ट अगर बच्चे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन उस दिन उस बच्चे के नाम पे कम से कम एक पौधा लगाया जाए, और अब उस बच्चे की जिम्मेदारी हो वो इंश्योर करे कि ये पौधा जो है वो लगे। एक और बात जो श्वेता जी ने कही कि हम लोग करोड़ों पेड़ लगाते हैं और रिकॉर्ड्स में आ जाता है कि हमने इतने करोड़ पेड़ लगाए, और उसमें से सर्वाइव शायद 5 या 10% नहीं करते। तो मुझे लगता है कि उस प्रतिस्पर्धा में न पढ़ करके पहले किसी ने 5 करोड़ लगाए तो हम 6 करोड़ पेड़ लगा दें। जो पेड़ लगाए हैं उनके प्रोटेक्शन की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, और किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो पेड़ सुरक्षित रहें। बिल्कुल। इसी तरह से जब कोई शादी होती है, उत्तराखंड में, गढ़वाल में परंपरा है कि कुछ लोगों ने ये आरंभ किया था, जब लड़की की शादी होती है तो उसको पौधे भी दिए जाते हैं, तो उन पौधों को जाके लगाती है, और वो पौधे जब बड़े हो जाते हैं उनके साथ उसका अटैचमेंट होता है, नई जगह में वो अपने को अनजान नहीं महसूस करती है, और एट द सेम टाइम पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात होती है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है कि हम डायरेक्ट
जिन चीजों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है उनके बारे में तो हम जानते समझते हैं। लोग कहते हैं कि आप कोयला जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड वातावरण में जाएगी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर हम बिजली का ज्यादा उपयोग करते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि हमारे लिए ज्यादा बिजली बनाई जाएगी और उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में पॉल्यूशन होगा। बिल्कुल। तो जो इनडायरेक्ट इस तरह की चीजें हैं उनसे भी ध्यान रखना चाहिए। पानी भी अगर हम ज्यादा खर्च करते हैं, अगर हमने वाटर टैंक में से पानी ज्यादा खर्च किया तो भी हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं दो तरह से। नंबर 1, हमने बिजली जलाकर उस पानी को ऊपर टैंक तक पहुंचाया था और उस बिजली को बनाने में पोल्यूशन हुआ था। तो जितनी ज्यादा हम बिजली खर्च कर रहे हैं उतना ज्यादा पोल्यूशन भी कर रहे हैं। दूसरी बात, हम जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं वो पेयजल है। हमने जमीन में जो रिजर्वर है, जो वाटर के जो रिजर्वर्स हैं, उनसे हमने पानी को पंप को चलाकर निकाला। अब उस पानी का हमने उपयोग किया, उसको नाली में बहा दिया, नाली से वो नाले में चला गया, नाले से नदी में चला गया और नदी से वो समुद्र में चला गया। इसका मतलब जो पीने लायक पानी था उसको हमने समुद्र के खारे पानी के साथ मिला दिया। तो हमने पानी को वेस्ट किया, जो एक बहुत रेयर कमोडिटी है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर जितना H2O है उसका 2% भी हमारे लिए उपलब्ध नहीं है पेयजल के रूप में। अधिकतर या तो ग्लेशियर्स में बर्फ की तरह जमा है या पहाड़ों की चोटियों पर जमा है। तो हमने पानी को वेस्ट किया। हमने पानी को जो ऊपर ट्रांसपोर्ट करने के लिए टैंक के लिए जो बिजली जलाई, उसमें हमने वातावरण को, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। तो पर्यावरण तो एक्चुअली एक बहुत व्यापक शब्द वैसे भी है। हमारे चारों तरफ हमारे अलावा जो कुछ है वो सब पर्यावरण का अंश है। चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, ये सब हमारे पर्यावरण के अंश हैं। और अगर इनमें से किसी को भी हम उसकी स्वाभाविक स्थिति से डिस्टर्ब करते हैं तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। और श्वेता जी, देखिए जिस तरह से डॉक्टर CM नौटियाल जी बता रहे हैं, देखिए हमें आदत है अपने घर को स्वच्छ रखने की, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम जिस जगह पर रह रहे हैं उसके आसपास भी हम सफाई या फिर वातावरण को किस तरह से सही रख सकते हैं, इन्वायरमेंट को किस तरह से सही रख सकते हैं, वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है। जिस तरह से CM नौटियाल जी बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि हाँ हम लोगों की आदत हो गई, हम सारी चीज़ें सरकार पर कहीं ना कहीं डाल देते हैं कि वो सबसे पहले कदम उठाए, वो सोचे हम लोगों के लिए। शायद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको करके हम खुद ही शायद इन चीज़ों से बच सकते हैं, पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, वेस्टेज कम कर सकते हैं, पानी का कम उपयोग करें, जितना हो सके उतना ही हम पानी नल से निकालें, वेस्टेज ना होने दें, या फिर कूड़ा ना जलाएं, कचरा वेस्टेज जो होती है, प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं। बिजली का उपयोग, जिस तरह से अगर हमें ज़रूरत नहीं है, जहां पर हम बैठ रहे हैं सिर्फ वहीं पर ही बिजली यूज करें। हम जो पर्सनल व्हीकल है, अगर हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं, मार्केट्स के लिए जा रहे हैं, साइकिल का यूज करें या फिर पैदल निकले, आप फिट भी रहेंगे और देखिए पर्यावरण को ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम करके शायद आगे कदम इसको लेकर बढ़ा सकते हैं। हम खुद भी सोच सकते हैं और अपने आसपास की चीजों को, वातावरण को शुद्ध और सही रख सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे तरीके हैं। आपने जो बोला कि साइकिलिंग की जा सकती है, बट अगर आप NCR या आसपास के जो डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज है, अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ पर क्या इतने ट्रैक्स मेंटेन होते हैं कि कोई साइकिलिंग कर सके? इतनी स्पीडली व्हीकल्स निकलते हैं कि लेकिन कहीं ना कहीं मैम अगर आप वो नहीं कर सकते, मैंने ये कहा कि अगर आप अगर मार्केट्स में जा रहे हैं, आप मेट्रोज हो गई हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बसेस हैं, आप कार पूलिंग कर सकते हैं। जब हम पॉल्यूशन में इसकी बात करते हैं कि शायद कार पूलिंग से अगर आप अपनी व्हीकल को यूज नहीं करेंगे तो शायद इन चीजों से पॉल्यूशन कम होगा, तो हम इसमें भी ये चीज सोच सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा देखिए, हम गवर्नमेंट की ड्यूटीज भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहेंगे कि जैसा मैं बोल रही हूँ कि साइकिलिंग ट्रैक जो है अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, पर कुछ ऐसे रूल्स आने चाहिए जिससे कि कॉमन रोड पर अगर कोई साइकिलिंग करता हुआ जाना चाहे तो ऐसे रूल्स ना हो कि मतलब रोड पर जगह ही नहीं दी जाती साइकिलिस्ट को। तो वो कुछ इस तरीके से मैनेज होना चाहिए जिससे कि अगर कोई वॉकिंग करता हुआ जाना चाहे या बाईसाइकिल आना जाना चाहे तो एटलीस्ट वो लोग अपने आप को सेफ समझ सके। अदरवाइज इंडियन रोड इस समय इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि व्हीकल कभी भी आपको हिट करके निकल जाएंगे। एंड आप कोर्ट के चक्कर काटिए या आप कुछ ऐसे करिए,
यू विल नॉट गेट द जस्टिस। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा मतलब चैनलाइज होने में शायद टाइम लगे, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। प्लस एक सजेशन जो मैं देना चाहूंगी वो ये कि जिस तरीके से हमारे यहाँ हर थोड़ी दूर पर मार्केट्स बने हुए हैं, सुपर मार्केट्स बने हैं, शॉप्स बनी हुई है जहाँ से आप अपना ग्रोसरी आइटम खरीदते हैं, वो ग्रोसरी आइटम जो है आपको प्लास्टिक के बैग में ही दिया जा रहा है। तो अगर ऐसे शॉप्स पर, ऐसे सुपर मार्केट्स पर आप पे बैक कुछ स्कीम लॉन्च करते हैं कि आप जितने रैपर्स लेके जा रहे हैं अगर वो आप उसको वापस वहीं दे सकते हैं, ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए। वहां पर एक कियोस्क ऐसा होना चाहिए जहां पर आप वो ड्रॉप कर सके। तो आप काफी हद तक उस प्लास्टिक जो बाहर फैलकर आप समझिए कि बाढ़ क्यों आ रही है, क्योंकि सॉइल की हर लेयर में प्लास्टिक है, पानी नीचे जा ही नहीं सकता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम क्यों करना चाह रहे हैं? पहले ये चीज इजी थी, पर अब पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें अलग से होल्स डिग करने पड़ रहे हैं, लंबा लंबा नीचे तक जाना, उसको डिग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नेचुरली ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। सॉइल की हर लेयर में प्लास्टिक है। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट के लेवल पर ही कुछ स्कीम्स लॉन्च की जानी चाहिए जो कि प्लास्टिक को वापस लेने की जो एक नॉर्मल, इट शुड बी अ वेरी नॉर्मल प्रोसीजर। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि जो बहुत फ्रेंडली हो, जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम चैनलाइज कर सके। तो उससे हम काफी सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। और एक चीज मैं और इंट्रोड्यूस मतलब एक सजेशन देना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम लोग डिफरेंट रोड्स बनाते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन जहाँ ज्यादा है वहाँ रोड जो है वो बहुत वाइड है, और जहाँ पॉपुलेशन कम होती है उसको हम छोटा सा करके हम उसमें काम चला के पूरे इंडिया को हमने कनेक्ट कर रखा है। इसी तरीके से शायद हमें वाटर सिस्टम भी डेवलप करना चाहिए पैरेलल टू द रोड, कि जहाँ पर वाटर एक्सेस है वहाँ का वाटर ऐसी जगह ले जाया जा सके जिससे कि जहाँ वाटर स्कार्सिटी चल रही है, जैसे कि हमने देखा अभी चेन्नई में ग्राउंड वाटर बिल्कुल जीरो हो चुका है, और नौटियाल जी ने बोला कि हम जो नॉर्मल रेन वाटर है उसको हम ओशन वाटर से मिक्स कर रहे हैं, तो उससे जो रेन वाटर जो यूज हो सकता था वो अब वाटर वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से वो कुछ ऐसे सिस्टम्स को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि हम अपने जितने मैक्सिमम रिसोर्सेज है उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकें। बिल्कुल। और सीएम नौटियाल जी, देखिए हम ग्रामीण क्षेत्रों से अब आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए हम शहरी क्षेत्रों का, हम मेट्रो सिटीज़ का हम रुख करते हैं। उसके बाद देखिए जब हम पूरे पीरियड काम करते रहते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कोई ऐसी जगह देखें पूरा जीवन बिताने के लिए जो शांति से भरी हुई हो, ग्रीनरी हो, लेकिन वो जगह है कहाँ? अगर एक दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली के पास मुझे नहीं लगता ऐसी कोई जगह है। गुड़गांव से लेकर अब तो देखिए नोएडा भी, हम यहाँ पर भी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, फरीदाबाद से लेकर कोई जगह ऐसी बची ही नहीं है कि जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, आने वाली जनरेशन हमारी रह सके। हर जगह तो इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी है, हर जगह तो शोर शराबा है। लेकिन मुझे लगता है जो दोनों तरफ से कुछ की जाने की जरूरत है, आम आदमी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी। कई बार सरकार भी इम्पल्सिव डिसीजन लेती है, ओवरनाइट तो कह देती है कि आज के बाद से 50 माइक्रोन से कम के या 75 माइक्रोन से कम के पॉलीथीन बैग यूज नहीं होंगे, बिना ये सोचे कि अभी हमने इसका कोई विकल्प नहीं प्रोवाइड किया है। तो लोगों को बताया जाए कि आप कपड़े के बैग का इस्तेमाल करें, ये कपड़े के बैग मार्केट में लाए जाने चाहिए, और बहुत छोटे छोटे इम्प्रोवाइजेशन है कपड़े के। अब प्रैक्टिकल जो यूटिलिटी एक पॉलीथीन बैग की है वो ये है, आप एक में भिंडी, एक में आलू, एक में प्याज और एक में कोई दूसरी सब्जी रख के ला सकते हैं, वो मिक्स नहीं होगी। अगर जो कपड़े का बैग है उसके अंदर पार्टीशन बना दी जाए, विच इज वेरी इजी। कपड़े के अंदर इनर वॉल्स बना दी जाए कपड़े की, और उसमें 4 या 6 सेक्शंस बन जाएं, और उन 4 में अलग अलग तरह की सब्जी रखी जाए, तो पॉलीथीन बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब अभी आप ये देखते हैं कि हम बैग लेके भी जाते हैं तो मजबूरी में हमें अलग अलग थैलों में अलग अलग तरह की सब्जी लेनी पड़ती है। दूसरी बात, सरकार नियम बनाती है लेकिन उनका पालन नहीं करा पा रही, बहुत बार ऐसा होता है। फॉर इंस्टेंस आप देखिए कि नियम है शायद कि 300 स्क्वायर मीटर से बड़े जो प्लॉट्स होंगे वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाना जरूरी है। सरकारी बिल्डिंग्स के लिए भी कंपलसरी किया गया था, लेकिन आप अगर किसी भी शहर में जाके देखें, मुझे नहीं लगता कि 1% सरकारी बिल्डिंग्स में भी वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ किया गया है। ये किया जा सकता था।
जी। इसी तरह से सोलर पैनल की बात की गई थी, वहां पे एक व्यावहारिक समस्या आई थी। सोलर पैनल्स की मेंटेनेंस पहले उन कंपनीज के पास थी जो सोलर पैनल लगाते थे। बाद में इस सिस्टम को कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया और नतीजा ये है कि वो सोलर पैनल्स का सिस्टम एक बार अगर खराब हो गया तो जो डिपार्टमेंट कंसर्न है वहां को इसके लिए स्पेसिफाई स्टाफ नहीं है, तो वो लोग उसको ठीक नहीं कर पाते, लिहाजा सोलर पैनल से होने वाला प्रोडक्शन बंद। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से कुछ न कुछ इनिशिएटिव लिए जाने की और उस इनिशिएटिव को बरकरार हम भी आगे हैं और सरकार भी आगे आए और तभी शायद कुछ हो सकता है। जो चीजें हम सामने देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे सामने आ रही हैं, शायद उससे हम ठीक उसको कर सकते हैं और अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ सकते हैं, कुछ बचा सकते हैं। फिलहाल देखिए समय कम है, यहाँ पर चर्चा को मुझे रोकना पड़ेगा। श्वेता जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर CM नौटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। तो देखिए प्रकृति जिस तरह से हमें नए नए रूप दिखा रही है और देखिए वो हमारे लिए ही घातक साबित हो रहे हैं, बाढ़ के रूप में, पॉल्यूशन के रूप में, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट है वो मानव जीवन हो रहा है। कैसे उससे बचा जा सकता है? सिर्फ सरकार ही नहीं, हमें भी खुद आगे आना होगा और इनिशिएटिव लेना होगा। पेड़ लगाएं, साथ ही साथ बिजली का उपयोग कम करें। आप आस पास जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, आप फिट भी रहेंगे, देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही साथ पानी का वेस्टेज ना होने दें, प्लास्टिक यूज़ ना करें, उसकी जगह ज़रूरी हो तो कपड़े का या फिर आप पेपर बैग यूज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आगे वाले आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचा सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार।